जैसे आप लोगों को बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने पशुपालन में फर्स्ट टाइम जो है बड़ी सब्सिडी की स्कीम्स आई है जिसमें 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की सब्सिडी है। अगर आप देखेंगे 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए एक आदमी नॉर्मल आदमी को कमाना है तो जिंदगी भर नौकरी करेगा। आप बोलेंगे तो बकरे का मांस या भेड़ का मांस का परसेंटेज जो है 22% है। और बीफ जो होता है गाय का मांस गौ मांस बोलते हैं, जनरली फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है और यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो करीब 22% योगदान है। मतलब ये कि 100 किलो अगर मीट का रिक्वायरमेंट है तो 20 किलो हम बीफ से दे रहे हैं, 22 किलो के आसपास हम मटन से दे रहे हैं, 50 केजी हम आपका चिकन से दे रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेस और भी है जो कि साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की एक दो स्कीम है जिसमें एक तो डेयरी प्रोडक्ट वाली स्कीम अलग चलती है राज्य सरकार की जिसमें 2 गाय मिलता है। 2 गाय वाली स्कीम है, 1,40,000 की स्कीम है 2 गाय के लिए, उसमें 65% सब्सिडी है। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वीकृति इंडिया। मित्रों, खेती बाड़ी एक बहुत अच्छा काम है और इस काम के साथ में आप पशुपालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए हमारा ये वीडियो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारी सब्सिडी है और इन योजनाओं का लाभ आप लोग उठाइए। आज के वीडियो में हम इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि योजनाएं हमारे लिए कैसे लाभदायी सिद्ध हो सकती है। हेलो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बहुत सारी चीजें शार्ट में मैंने वहाँ पे बता दिया था स्टेज में, अब सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जो कुछ स्कीम जो चल रही है तो क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू बताऊंगा तो 2 घंटा भी कम पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि बाकी वक्ता भी है, मुझे भी बिलासपुर जाने के साथ ही सेकेंड हाफ में। तो जैसे आप लोगों को बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने पशुपालन में फर्स्ट टाइम जो है बड़ी सब्सिडी की स्कीम्स आई है जिसमें 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की सब्सिडी है। अगर आप देखेंगे 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए एक आदमी नॉर्मल आदमी को कमाना है तो जिंदगी भर नौकरी करेगा, तब जाके वो सेव कर पाएगा। लेकिन ये स्कीम है अगर वाकई कोई अगर पशुपालन को व्यवसाय के रूप में लेना चाहता है तो ये ईडीपी स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2021-22 अगस्त में चालू किया है इसको। साथ ही साथ इसके अलावा जो एक और स्कीम चल रही है वो भी बताऊंगा मैं, AHIDP करके एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो बड़ी स्कीम है, आप चाहे तो उसमें मिनिमम 2 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक के लोन आप ले सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, 3% इंटरेस्ट में आप वो स्कीम चालू कर सकते हैं जिसमें मेनली बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, फीड फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद ये बताऊंगा मैं, एक खादी एवं ग्राम उद्योग की भी स्कीम चल रही है KVIC में, जिसमें आप लोग को पता होगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP, इसमें 100 से 200 तक की स्कीम्स है। इसमें अभी 2022 से पशुपालन की स्कीम भी ऐड हुई है। तो उस स्कीम में ये है कि 20 लाख तक का आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा 20 लाख का, इसमें कैपिटल पोर्शन होगा। कैपिटल मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है आपको शायद बनाने में, फाउंडेशन स्टार्ट करने में, तो उसमें 20 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 35% तक सब्सिडी है। SC ST OBC का अगर होंगे तो उनको 35% सब्सिडी मिलेगी, अराउंड 7 लाख के आसपास होता है। और अगर जनरल कैंडिडेट होगा तो उसके लिए 33% सब्सिडी है। इसमें आपका पूरा आपका फिशरी की जो स्कीम्स है, मछली पालन वाली, हॉर्टिकल्चर वाली स्कीम है, मुर्गी पालन की ब्रॉयलर स्कीम है, लेयर स्कीम है, डेयरी जो है दुग्ध पालन वाली स्कीम है, साथ ही साथ बकरी की भी स्कीम है। और इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस होता है, KVIC का जो साइट है उसमें जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगते हैं। तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट होता है, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड पार्ट होता है और एक जो अपन KYC करते हैं जैसे बैंक में जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो 2 पार्ट लगता है। और इसका जो KVIC का एक ही ऑफिस है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। लास्ट टाइम वो इसी टाइप का एक प्रोग्राम हुआ था जो कि मैडम के स्कूल में हुआ था रायपुर में, उसमें लास्ट टाइम भी मैं आया था, मुझे डेट भी याद है 27 जनवरी का डेट था शायद। मैं उसी दिन चेन्नई से वापस आया था शाम को कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, उसमें वो रिजवान साहब आए थे, वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर छत्तीसगढ़ के।
वो उसको देखते हैं। अगर आप लोग को नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, वो गाइड कर देंगे। बाकी प्रोजेक्ट मैं बना के दे सकता हूँ अगर आप लोग को अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो। एक KVIC की स्कीम होगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम चल रही है, जिसमें मेनली आपका जो उसका नाम है मुख्यमंत्री कुक्कुट पालन योजना। उसमें 1000 बर्ड से लेकर 10,000 बर्ड तक की स्कीम है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें 5 साल तक सब्सिडी पार्ट में मिलेगा। सपोज आपका 12 लाख की सब्सिडी है तो 5 साल तक उसको डिवाइड कर लीजिए। तो वो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसीलिए आप जाते हैं कोई भी प्लांट मशीनरी में या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप चालू करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लगता है ज़्यादा। बाद में रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो आप बाद में देख सकते हैं। तो एक ड्रॉबैक, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हुए गवर्नमेंट की वो जो भी है सब्सिडी जो है एक ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दे, तो ये स्कीम है। तो मैं मोटा मोटा ये भी बताऊंगा मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेनली हम लोग बेसिकली हम लोग मीट का जो सोर्स है हमारा प्रोटीन का सोर्स होता है। आप लोग जानते हैं कि जो भी एनिमल प्रोटीन जो होता है हमको कहाँ से मिलता है, मेनली जो पशुपालन करते हैं वहाँ से हम लोग को मीट या एनिमल प्रोटीन मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट प्रोटीन के अलावा। जिसमें एक आपका अगर आप देखेंगे तो फिश है, एग है, आपका जो है डिफरेंट टाइप के मीट्स होते हैं। हमारे देश में अगर ओवरऑल जाएंगे तो जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना हमको चाहिए पूरे भारत देश में, उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन बहुत कम है। जो अगर आप जाएंगे तो 50% प्रोडक्शन हो रहा है। उस हिसाब से गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हमको अपने पशुओं की संख्या बढ़ाएंगे तभी एनिमल का प्रोटीन का सोर्स हमको मिलेगा। ये मोटा मोटा देखेंगे कुछ ग्राफ से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक जो है आपका एक ओवरऑल जो डिफरेंट जो सोर्सेस है मीट के एनिमल प्रोटीन के सोर्स में, जो चिकन जो होता है या हिंदी में बोलेंगे तो मुर्गी का जो मांस होता है उसका सबसे ज्यादा योगदान है। 50% जो हमारे पास जो मीट आ रहा है एनिमल से, तो वो चिकन का मीट आ रहा है, मुर्गी का मांस हो रहा है। सेकंड में आता है आपका मटन या चिकन, या आप बोलेंगे तो बकरे का मांस या भेड़ का मांस का परसेंटेज जो है 22% है। और बीफ जो होता है गाय का मांस, गौ मांस बोलते हैं, जनरली फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है और यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो करीब 22% योगदान है। मतलब ये कि 100 किलो अगर मीट का रिक्वायरमेंट है तो 20 किलो हम बीफ से दे रहे हैं, 22 किलो के आसपास हम मटन से दे रहे हैं, 50 kg हम आपका चिकन से दे रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेस और भी है जो कि 4.8% है। ओवरऑल जो है प्रोडक्शन जो है 8.1 मिलियन टन है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जरूरी है कि आप नहीं खाते हैं तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा रिलीजियस टेबू है कि हम ये अगर नहीं खाते हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं या आप उसमें उद्यमता में आना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बीफ का जो पूरा पोर्शन है या जो बीफ के एक्सपोर्टर्स हैं या मटन के एक्सपोर्टर्स मेनली पंडित लोग हैं और जैन लोग हैं, जो बल्क में एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। वो खाते नहीं लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। बड़े बड़े जो जैन लोग हैं उनके पास पूरा मार्केट है इसका। ये अगर आप देखेंगे तो डिमांड सप्लाई ये बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है। आप लोग को पता ही है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 700 रुपए के आसपास रेट है, 700 700 ऑलमोस्ट सभी लोग लाइक करते हैं मटन जो है, और रिटेल मूल्य ज्यादा है। दूसरा क्या, हम लोग क्वालिटी मीट प्रोडक्शन पे भी बहुत पीछे है। जिस हिसाब से हमको एक्सपोर्ट के हिसाब से जो नॉर्म्स जो है FAO के नॉर्म्स हैं वो हम लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम क्वालिटी मीट बनाएंगे, प्रोसेस करके बेचेंगे तो भी काफी डिमांड है। ये एक मोटा मोटा स्टैटिक्स है जो कि न्यूट्रिशन में अगर आप लोग जानते हैं कि जनरली बोला जाता है कि एक आदमी को, एडल्ट आदमी को कम से कम 11 किलो मांस खाना चाहिए साल भर में। एक साल में 365 डेज में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इन एन एवरेज 11 kg मांस एक आदमी को खाना चाहिए। लेकिन हमारा जो पूर्ति हम लोग अराउंड 5.2 kg कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग अभी भी 50% डिफिसिट में। तो ये एक NIN करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि हैदराबाद में है, उनका एक वो है साइंटिफिक सर्वे है।
ये एक मोटा मोटा अगर आप देखेंगे जो मार्केट का जो रेट है, ये आपके डिफरेंट टाइप के जो आपकी चिकन है, मटन है, उसका रेट जैसे आप लोग जानते हैं अभी लगभग 250 से 300 रुपये केजी चल रहा है मार्केट में, जो कि बढ़ के 2030 के करीब हो जाएगा 400 से 500 रुपये किलो। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट रेट है। मटन का जो रेट है अभी करीब 700 से 800 रुपये केजी रेट है। जनरली आप लोग संडे को सभी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वीकेंड्स रहता है, तो ऑलमोस्ट सभी अगर क्रिश्चियंस में देखेंगे तो चर्च में जाने के बाद वो जनरली मटन्स लेके जाते हैं। संडे के दिन स्पेशल रहता है सभी का, हमारे यहाँ भी वही है। जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो है 2030 तक लगभग 1600 रुपये केजी हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल हो सकता है। ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप मार्केट सर्वे नहीं करेंगे और मार्केट अगर नहीं देखेंगे भविष्य का, तो आप उसमें उद्यमता में नहीं आ पाएंगे। आपको उस हिसाब से आगे फ्यूचर को सोच के आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप कोई काम कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 रीजन से आपके जो डिमांड सप्लाई गेप उठाएगा। फर्स्ट है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या कम नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ही। दूसरा ये है कि मीट ईटिंग पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बहुत नॉन वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, वैल्यू एडिशंस हो गए हैं इसमें। साथ ही साथ जो अगर आप जाएंगे तो भेड़ बकरी की संख्या कम होते जा रही है, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है ह्यूमन पॉपुलेशन का, लगभग 7% ग्रोथ है। ये एक सर्वे है कि अलग अलग स्टेट्स में कितने वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। ओवरऑल भारत देश का जो है नक्शा है जिसमें वेज और नॉन वेज पॉपुलेशन है। ओवरऑल इंडिया में देखते हैं तो लगभग 77 से 80% के आसपास नॉन वेजिटेरियन है। राजस्थान में सबसे कम है, ओवरऑल 17% के आसपास जो है 17% था तो 93-94 में, जो कि बढ़ के 21% के आसपास नॉन वेजिटेरियन है, 70% वेजिटेरियन बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ भी नॉन वेजिटेरियन के मामले में काफ़ी आगे 86% नॉन वेज है। नॉन वेजिटेरियन इंक्लूडिंग जो अंडा खाते हैं दे आर आल्सो नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% लोग, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहा हूँ 6 साल, मैंने देखा है कि वहाँ तो पूजा वाले दिन में नॉन वेज बनता है, बिना नॉन वेज की पूजा नहीं होती उनके यहाँ, और स्पेशली तो काफ़ी डिमांड है। तो ये क्योंकि ये भी अगर आपको कोई काम करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घुसना है, अंदर मार्केट में घुसना है, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। मेनली अपन अगर जाते हैं, वैसे तो मैं दूसरे स्कीम से बताऊंगा इसी स्कीम में मेनली अपन बकरा बकरी क्यों सोचते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजियस फ्लेवर नहीं रहता, सभी लोग खाते हैं। आप लोग देखे होंगे मुस्लिम लोग बीफ नहीं खाते, सॉरी मुस्लिम लोग पोर्क का सेवन नहीं करते हैं, सुअर का मांस। वैसे ही हिंदू जो है जनरली वो बीफ नहीं खाते हैं, लेकिन मटन चिकन ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग जो डिफरेंट टाइप के मीट पसंद नहीं करते, वो सारे लोग मटन खाना पसंद करते हैं। स्पेशली तेलंगाना में तो ऐसा है कि आपके चूंकि वहाँ पे गोट की अपेक्षा सीप का पॉपुलेशन ज़्यादा है, भेड़ पालने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो भेड़ का मांस जनरली रहता है। ये एक ओवरऑल वर्ल्ड लेवल का स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप 2-3 कंट्री से कंपेयर करते हैं, विश्व वर्ल्ड लेवल पे, भारत लेवल पे, चाइना में, तो चाइना में जो अगर 100 किलो अगर कंजम्पशन है मीट का, तो पोर्क से 62 केजी आता है, मतलब पोर्क ईटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा बोल सकते हैं। पोर्क मतलब सुअर का मांस, ठीक है। और चिकन ईटिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, जो पहले बता चुका हूँ, करीब 50-51% जो है चिकन से मीट आता है। चाइना में 22% है। बीफ खाने वाले ऑलमोस्ट चाइना और भारत में करीब करीब कम है। अदर सोर्सेज में मटन जो है हमारे यहाँ स्कोप है 21% है। तो इसीलिए अगर आप भविष्य में इसमें पशुपालन में जाना चाहते हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन में, तो आपके लिए काफ़ी स्कोप है। कुछ स्कीम्स भी चल रहे हैं, तो इसमें देखेंगे ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो हमारे यहाँ जैसे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो 5.2 केजी है, चाइना में जो कि 62 केजी है, 61.8 केजी। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे कैलकुलेट करते हैं 190 के आसपास कंट्रीज है, तो इसमें करीब 43 केजी के आसपास एवरेज मीट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है।
ये हमारे राज्य की स्थिति आप लोग जानते हैं, 16 जिले थे स्टार्ट में, अभी बढ़ के 33 जिले हो गए हैं। करीब 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लगभग 2.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट सब नॉर्थ वेस्ट एरिया है। साथ ही साथ हमारा जो पॉपुलेशन करीब 12% है, तो 50% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मेनली अगर आते हैं बकरी पालन में, तो ये हमारे यहाँ का छत्तीसगढ़ के स्टैटिस्टिक्स से करीब 40 लाख के आसपास बकरी है हमारे पास। पशु संगणना होती है हमारे यहाँ हर 5 साल में, तो लगभग 40 लाख के आसपास भेड़ बकरी का पॉपुलेशन है। लगभग 98 लाख के आसपास गाय है और 16 लाख के आसपास बफेलोज है। और इन जनरल अगर आप जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी जीडीपी में योगदान करीब जो पशुपालन का योगदान जो है एग्रीकल्चर का 30% होता है। 25 से 30% जो योगदान जो है पशुपालन से आता है, ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बता रहा था 11 किलो एक आदमी को चाहिए, हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है हार्डली 1.5 kg है। जो एवरेज जो बता रहा था आपको पूरे भारत देश में 5.2 है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में और भी कम है, हार्डली 1.5 kg है। ये जो है स्टैटिक्स है 2021-22 का, बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया लेवल पे देखते हैं तो ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है उद्योग बोलेंगे तो। ये 2020-21 का था, करीब उस समय ये 54,000 करोड़ का इंडस्ट्री था। और मीट जो है 8.6 मीट्रिक टन होता है। ये कुछ खासियत है, अगर आप लोग जानते होंगे, उसका मिल्क का उपयोग जनरली टीबी हो जाता है या कुछ बीमारियां है, उसमें मिल्क का उपयोग किया जाता है। 200 रुपए लीटर बिकता है बकरी का, अगर दूध लेंगे तो इतना नहीं है। चलिए, अब अभी तक तो पूरा स्टैटिक्स बता रहा था। मेनली जो आपका अगर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, तो बेसिकली 2-3 चीजें हो सकती है जिससे आप पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, जो भी है। एक तो क्या है कि जो भी आप अगर पहले से कर रहे हैं, अगर आप पहले से जो भी पशुपालन कर रहे हैं उसमें अगर अपन साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करते हैं, कुछ टेक्निकल इनपुट्स अच्छे से मिलता है पशुपालन विभाग से या टेक्निकल लोगों से, साथ ही साथ जो स्पेसिफिक जो कम्युनिटीज है जैसे बकरी और भेड़ पालन चलवाए रहते हैं, उनको अगर इकोनॉमिकली और टेक्निकली अगर हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जो पहले से पॉकेट बने रहते हैं पशुपालन के, उन एरिया में अगर अपन सपोर्ट करें तो हम काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लगभग 20 से 25% तक ग्रोथ इसमें आ सकता है। ये जो स्कीम चल रही है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, एक्चुअली ये 2014-15 से स्कीम चल रहा था, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे चल रहा था। 2021 अगस्त से ये जो स्कीम है बड़े लेवल पे चालू हुआ है। तो ये स्कीम एक्चुअली पूरी इंग्लिश में थी, तो मैंने इसको पूरा, मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आते थे कि इंग्लिश समझ में नहीं आती, छत्तीसगढ़िया लोगों की तो और दिमाग से बाहर हो जाता है, और जो किसान है वो हिंदी अच्छे से नहीं कर पाता तो इंग्लिश कहाँ से करेगा। तो मैंने इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन बनाया, और मैं नेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन भी देता हूँ, ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन होते हैं, और स्टेट लेवल पे तो खैर मैं देता ही हूँ प्रेजेंटेशन। ये जो स्कीम आई है NLM की, ये 2021-22 में 5 साल तक के लिए रहेगी, और बेसिक उद्देश्य इसका है कि पशुपालन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और इसका जो एजेंसी जो है छत्तीसगढ़ लेवल पे, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पशुधन विकास विभाग का जो स्टेट ऑफिस है रायपुर में जो है, वो उसका मेन मॉनिटरिंग एजेंसी होगा। इसका उद्देश्य है जो भी है आपका मेनली उद्यमता विकास, इसका मेन उद्देश्य है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार से होता है। और अगर आप देखेंगे भारत सरकार लेवल पे 2 कमेटी बनी रहती है, क्योंकि मिनिस्ट्री अलग हो गई, हमारी पशुपालन की अलग मिनिस्ट्री है, पहले एग्रीकल्चर में आते थे। तो पूरा क्रियान्वयन करने के लिए एक इम्पोर्ट कमेटी होती है और एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होती है। कोई भी अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होती सारे डिपार्टमेंट में। स्टेट लेवल पे एक राज्य पशुपालन विभाग क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर देखेंगे तो SIA का काम रहता है, जो भी आपके आवेदन आते हैं उसकी स्क्रूटनी करते हैं लोग, और जो अप्रूवल के लिए जाता है, जो एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरीज होते हैं स्टेट लेवल पे, या ATC जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
उसके चेयरमैन होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, तब अप्रूवल मिलता है। और 2 साल तक स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग जो है वो इसको मॉनिटर करेगा। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बॉडी रहता है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो स्टेट लेवल की जो बॉडी अगर उनको बोलेंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग टीम रहती है। अगर डिस्ट्रिक्ट पे कहीं कोऑर्डिनेट करना हो तो कहाँ जाना? डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस होता है हर जिले में, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिस है, डीडीवीएस ऑफिस होता है, वहाँ आप जाके मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या है स्कीम क्या है। बेसिकली जो है कैपिटल सब्सिडी, इसमें कैपिटल का मतलब होता है इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है आपके कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे तो आप सड़क बनाएंगे, घर बनाएंगे या कोई भी प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं, तो 2 चीजें रहती है। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अगर कोई बैठे होंगे अगर तो उनको भी मालूम होगा। तो जो इनिशियल लेवल पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कॉस्टिंग रहती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपको प्लांट डेवलप करना है या जैसे एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो शेड बनाना रहता है, तो शेड की कॉस्टिंग में आपको 50% सब्सिडी मिलती है। साथ ही साथ आपको शुरुआत में जो फाउंडेशन स्टाफ लगेगा, जैसे आपको बकरी लगेगी, बकरे लगेंगे, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, पानी की व्यवस्था करना है, तो उसके लिए आपको इसमें 50% सब्सिडी है। तो जो प्रोजेक्ट कास्ट का 50% है, तो जैसे इसमें बेसिकली 5 प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक तो मुर्गी पालन की हैचरी यूनिट के लिए, हैचरी यूनिट मतलब जो अंडे से चूजे निकलते हैं उस यूनिट की स्थापना के लिए 25 लाख की सब्सिडी वाली स्कीम है। मोटा मोटा ये है कि 50 लाख का प्रोजेक्ट होगा तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए सब्सिडी आपको मिलेगी। उसी में दूसरा जो स्कीम है जनरली जो जिसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मेरे पास तो पूरा स्टैटिक्स है क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट मेरे से लेके जाते हैं और मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से। जो डॉक्टर साहब वहाँ पे देखते हैं वो भी हमारे बीच के ही है, डॉक्टर पराग बंसोड़ करके, वो स्टेट लेवल जो एजेंसी जो मेन है उनके पास ही खाई जाती है। तो हमारे पास करीब करीब अभी छत्तीसगढ़ में 250 के आसपास इस स्कीम में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और करीब 30 प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुके हैं और करीब 10 लोगों को सब्सिडी मिल चुकी है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मेनली जो फायदा लेने वाले भी हमारे लोग ही हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और करीब 30-40 जो प्रोजेक्ट है अभी वो अप्रूवल में है। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत यह है कि बैंक लोन का करीब 60 केसेस जो है बैंक में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लोन में आता है तो आपको बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट के लिए आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन तो सेकेंड स्टेज में वो बैंक को जाता है, बैंक फाइनेंस के लिए, बैंक लोन अप्रूवल के लिए। और क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जब तक आप बैंक लोन सेक्शन का पेपर नहीं डालेंगे ऑनलाइन तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मेरे पास कोई भी पहले आता है तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले बैंक में जाके बात करो, मोटा मोटा उनको प्रोजेक्ट दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट पेज, भैया ये प्रोजेक्ट है, इतना इसमें कॉस्ट आएगा, आपको कितना लोन लेना है, आप पहले बात करके आ जाइए, फिर मेरे पास आइए। तो ये अगर आपके फाइनेंस, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होता है, अमाउंट भी बड़ा होता है, तो बैंकर्स भी जो है हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बैंकर्स भी होंगे, बैंकिंग सर्विस से जुड़े होंगे, तो वो भी क्या है कि आरबीआई के गाइडलाइंस जुड़े हुए हैं, तो उनको भी सोच समझ के लोन देना रहता है। तो आपको क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, मिनिमम 10 लाख रुपए सब्सिडी देने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है और अप्रूवल जो है 10 लाख के ऊपर जो है स्टेट लेवल का जो ऑफिस होता है वहाँ से होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बैंकर की भी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी टाइप से इसमें एक सुपर की परियोजना है जिसमें 50+5 की अगर स्कीम है, 50 फीमेल और 5 का, तो इसमें 15 लाख सब्सिडी है, 100+10 में जाते हैं तो 30 लाख सब्सिडी है। उसी टाइप से जो है क्योंकि चारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको देखेंगे पशुपालन में बिना आप चारा और दाना के आप काम नहीं कर सकते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए भी 2 स्कीम से, एक साइलेज बनाने की स्कीम है जिसमें 50 लाख सब्सिडी है, उसी टाइप से एक टोटल फीड बनाने के लिए भी एक स्कीम है जिसमें 50 लाख सब्सिडी है। मार्जिन मनी 10% होता है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट कास्ट होगा, सपोज 20 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट होगा, 100+10 में जाते हैं तो 2 लाख रुपए आपकी मार्जिन मनी होगी, लगभग 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी, 10 लाख के आसपास आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाद में आप अपने से भी खर्च कर सकते हैं। इसका जो मेन चैनलाइज बैंक है जिसके थ्रू आपको सब्सिडी आएगी वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये सब्सिडी रिलीज होती है। इसका जो
अब आ जाते हैं लाभार्थी, कोई भी हो सकते हैं, ये पूरे भारत देश में चल रहा है स्कीम। सपोज किसी का महाराष्ट्र में जमीन है तो महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जमीन है तो छत्तीसगढ़ में कर सकता है। तो ये है कि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, एफपीओ ग्रुप हो सकता है, एसएचजी ग्रुप रहते हैं महिलाओं के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पहले से कोई काम कर रहा है, कंपनी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ जो धारा 8 की कंपनीज आती है, ये भी सब आ जाते हैं इसमें। ज्वाइंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसमें। इसका सबसे बड़ा खूबी है कि एक परिवार से अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 भी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बशर्ते कि वो पूरा जो नॉर्म्स पूरा होना चाहिए। उसी टाइप से एक आदमी पूरा 5 के 5 स्कीम में ले सकता है। ऐसा नहीं कि उसने बकरी ले लिया तो उसको सुअर नहीं मिलेगा। मतलब 5 स्कीम है तो एक बंदा 5 स्कीम ले सकता है, और घर में 5 भाई है तो 5 के 5 मतलब 25 स्कीम भी ले सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम जो नॉर्म्स जो होते हैं, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट आगे बताऊंगा मैं। कोई इसमें जाति का बंधन नहीं है, एजुकेशन का बंधन भी नहीं है, इलेक्टेड आदमी भी इसको कर सकता है, अनएजुकेटेड पर्सन भी होगा तो वो कर सकता है। इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट हुआ है कि उसकी एज जो है 65 से कम होनी चाहिए, 65 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेनली मेरे पास में रिटायर्ड आदमी लोग आते हैं, जो काफी लोग मेरे पास रिटायर्ड जो है, बैंक से रिटायर हुए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत जो रखे हुए हैं, उनको लगता है कि भविष्य में बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो किसी के पास खेती बाड़ी जमीन है, तो दे वांट टू स्टार्ट एक वन एंटरप्रेन्योर, तो वो मेरे पास ऑलमोस्ट आते हैं। इसका जो दस्तावेज में क्या है कि एक ईपीआर होना चाहिए, साथ ही साथ खुद की जमीन होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जमीन होनी चाहिए, या तो आपको लीज पे लेना पड़ेगा, ठीक है। लीज का ये है कि चूंकि लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट होता है, आप लोगों को पता है कि आज बकरी पालन चालू करेगा तो उसको फायदा लेकिन 1.5 साल के बाद होगा, ठीक है। बकरी खरीदेगा, फिर बकरी के बच्चे होंगे, फिर बड़ा होगा तब बेच पाएंगे। तो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है। जैसे कृषि में आज धान उगाएंगे तो 3 महीने बाद आपको फसल मिल जाएगी, बेच दोगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन ये एनिमल हस्बेंड्री के मेन जो प्रोजेक्ट है, आपको डेयरी में भी जाएंगे तो डेयरी में जो आप सपोज आज बच्चा पैदा होगा तो वो करीब 3 साल के बाद दूध देने के लायक होगा, एटलीस्ट 3 इयर्स के बाद, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट। लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट उतने दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर ब्रॉयलर में जाते हैं तो ब्रॉयलर में आपको 35-40 दिन में आपको बर्ड तैयार मिल जाएगा, 2.5 किलो। लेयर में जाएंगे तो 20 सप्ताह के बाद आपको अंडे देना चालू हो जाएगा, और हर रोज आपको पैसा मिलेगा। अंडे वाली मुर्गी में एक बार अंडा देना चालू करेगी तो कंटिन्यूएशन में अंडा देगी, 300-400 अंडे तक देगी लगातार। तो ये है, तो आपको शुरू में ध्यान देना पड़ेगा कि 1.5 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1.5 साल के बाद आपको जो भी है इनकम आना चालू हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स है। आगे मैं जीआई टैगिंग कैसे कराते हैं? हाँ मैं बताऊंगा एक एक करके। ये जो बता रहा था डिफरेंट बकरी पालन की स्कीम में, ये मोटा मोटा है 100 + 5 में 10 लाख, 200 से 200 + 10 मतलब 200 फीमेल होंगी, 10 मेल होंगी, उसमें 20 लाख सब्सिडी है, और ये कैपिटल सब्सिडी है। मैक्सिमम जो है 500 + 25 का है। तो 525 का जो फर्स्ट पे बेनिफिशियरीज है वो भी बता दूंगा मैं आप लोग को। एक मिंग साहब है, आईएएस रिटायर्ड है, उनका बेटा डेंटिस्ट है, तो वो बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, डेंटल सर्जन है वो। तो वो साहब मेरे पास आए, रिटायर्ड हो गए, जीविक साहब, सर दोनाने साहब, सेक्रेटरी रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो उनके बेटे के लिए एक स्कीम ये उन्होंने फर्स्ट लिया, छत्तीसगढ़ की पहली स्कीम है, और सबसे पहली सब्सिडी उन्हीं को मिली है। बागबारा के पास चुड़की करके गांव है, वहाँ पर उनका प्रोजेक्ट आप लोग चाहे तो जाके देख भी सकते हैं, और अच्छे से चल रहा है उनका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या था ये स्कीम को लाने का। मेनली जो हम काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखेंगे गांव तरफ जनरली जो किसान हैं या कई लोग हैं, इनके पास 20, 25, 30 बकरा बकरी या जो भी है सुकर रखते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन नहीं कर रहे हैं। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाया गया है कि वो अच्छे से करें, हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें उनको, ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से करें और उसको उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सके। उसी को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है।
ये कुछ उसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है। आपको कार्यकारी लागत है, स्वयं की कार है, जमीन खरीदना है, लीज में जमीन लेना है, ऑफिस बनाने के लिए सब्सिडी नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको पूरे जो अलग अलग जो स्कीम है 100 से 500 वाली स्कीम है, उसमें जो ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, मोटा मोटा कितना जमीन लगेगा ऊपर देखेंगे, पेरेंट शेड का निर्माण, किट सेट निर्माण। तो अगर आप 100+5 में जाएंगे तो लगभग 1800 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ उससे डबल आपको खाली जगह रखना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप एक 100+5 का एक स्कीम ले सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर 500+25 में जाते हैं तो 9,000 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा, एनिमल शेड बनाना पड़ेगा, और करीब करीब 9 दूनी 18,000 स्क्वायर फीट का आपको खाली जगह चाहिए। तो लगभग 1 एकड़ आपके पास जमीन होगी तो आप 500 वाली स्कीम में आ सकते हैं। ये डिटेल्स है उसमें, ये इस पोर्शन में आपको सब्सिडी मिलेगी, अनुदान इसी पोर्शन में मिलेगा। अब आ जाते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो ये इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये साइट है उसका www.nlmudayamitra.in। इसमें जाएंगे, लॉगिन करेंगे और मोबाइल से लॉगिन करना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको हर बार OTP आएगी, मतलब कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक आप नंबर एक डाल देंगे उसमें, तो जब भी आप उसमें जाएंगे उसके अंदर तो आपको ये OTP आप डालेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे आप पैसा निकालने जाते हैं ना तो ATM में पिन आता है, पिन को डालते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इसमें भी है, तो कोई दूसरा आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जाके। अब आ जाते हैं क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कागजात क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें DPR बनाना रहता है, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आपका सारा खाका रहेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड। उसमें आपके शेड निर्माण में कितनी कॉस्टिंग आएगी, बकरी खरीदने में कितनी कॉस्टिंग आएगी, बिजली में कितनी कॉस्टिंग आएगी, इक्विपमेंट खरीदेंगे उसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, साथ ही साथ उसमें रिकरिंग एक्सपेंडिचर में कितना फीड कॉस्ट आएगा, कितना मेडिसिन कॉस्ट आएगा, लेबर, बिजली, पानी सब आ जाता है, तो वो सब डालना पड़ता है। साथ ही साथ ओवरऑल जो आपका कॉस्ट के बाद आपको प्रॉफिट भी दिखाना है प्रोजेक्ट में, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो ये सब डाल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। साथ ही साथ आपका जमीन के कागजात लगेंगे। जमीन जो है आपका स्वयं का होना चाहिए या तो लीज पे लिया होना चाहिए। प्रोजेक्ट जगह की फोटोग्राफ लगेगी, जियो टैग वाली फोटो लगती है जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लगता है। इसके पीछे रीजन ये है कि उस पहले से कोई प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा है, साथ ही साथ फर्जीकरण तो नहीं कर रहे हैं। फर्जीकरण को रोकने के लिए ये जियो टैग वाली फोटो आजकल मांगते हैं। साथ ही साथ जो है अगर एक से ज्यादा किसान है तो सारे लोगों का डिटेल्स लगेगा। सेकेंड पोर्शन में आवेदक से संबंधित कागजात, मतलब जो एप्लीकेंट होगा उससे संबंधित कागजात में KYC डॉक्यूमेंट जनरली जो लगते हैं बैंक में, आवेदक का पैन कार्ड, आवेदक की फोटो, साथ ही साथ उसका एड्रेस प्रूफ, अगर पहले से काम कर रहे हैं तो GST नंबर लगेगा। पार्टनरशिप डीड, अगर पहले से किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या टाई अप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड लगेगा। अगर पहले से काम कर रहे हैं तो 3 साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आय का रिटर्न, अगर 5 लाख से ज्यादा आप इनकम शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो 3 साल का रिटर्न फाइल लगेगा। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। एक कैंसर चेक लगेगा जो कि बैंक से जो आपके पास अकाउंट है वो मिल जाता है उसका। एक ही प्रमोटर वाला ऑप्शन खत्म कर दिया जाता है, अभी खत्म कर दिया आखिरी में। साथ ही साथ आपको उस प्रोजेक्ट से संबंधित या तो प्रशिक्षण लिया होना चाहिए और या तो अनुभव होना चाहिए। पहले से कर रहे हैं तो कोई भी जो नियरेस्ट के जो वेटनरी डॉक्टर है आपके एरिया में वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे देंगे कि ये जो है पहले से इस काम में कर रहे हैं। अगर नहीं है तो बेसिकली मैं पिछले 2 साल से इसी NLM स्कीम के तहत ही मैंने 500 लोगों को ट्रेनिंग दी है। वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग नहीं कराता, मैं पैसा लेके ट्रेनिंग कराता हूँ, मीटिंग रहती है मेरे पास, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं पैसा लेके ट्रेनिंग करवाता हूँ
और लोग मेरे पास मीटिंग में आते हैं। अभी जस्ट मैंने अभी 2 दिन पहले आने शुक्रवार तक स्पेशली अभी इसी कारण से जीडीओ से भी ट्रेनिंग आ रही है NLRM से। तभी दंतेवाड़ा जिले के अभी 50 पशु सखियों को मैंने ट्रेनिंग दी थी। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल में मैंने 500 लोगों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुगर पालन की ट्रेनिंग दी और लगभग 20 लाख रुपए रिसोर्स भी जनरेट करके दिए विश्वविद्यालय को। ये स्टेप से आवेदन करते हैं तो अपन छत्तीसगढ़ के बारे में जो है पूरा इंग्लिश में एक्चुअली सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के बाद जो स्टेट की एजेंसी जो है राज्य नोडल एजेंसी जो कि पंडित रायपुर में है, वहाँ की मैडम की डॉक्टर अजगेले हैं, CEO जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट आता है, ऑनलाइन जाता है, वो प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको आवेदन डॉक्टर्स लोग की टीम इसको पूरा चेक करती है। चेक करने के बाद लोन सेंक्शन के लिए बैंक को भेज देते हैं। जो आप जिस लोन को जिस बैंक को प्रेफर किए हैं उस बैंक को पूरा डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है। बैंक वाला फिर ऑनलाइन लोन उसको पोर्टल में जाके डालेगा, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, अदरवाइज वहीं पे रुका रहता है। जैसे ही लोन सेक्शन की प्रक्रिया हो जाती है, वो राज्य स्तरीय जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहते हैं उनकी अध्यक्षता में वो अप्रूवल देते हैं, स्टेट लेवल के अप्रूवल देते हैं। स्टेट लेवल का अप्रूवल होने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, पशुपालन जो मिनिस्ट्री वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे अप्रूवल कमेटी रहती है, वो अप्रूवल देने के बाद आपको जो भी है लोन बोल रहा हूँ सब्सिडी रिलीज हो जाती है। ये उसका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 3 पेज का ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में तो जैसे जैसे होते जाता है तो ग्रीन सिग्नल दिखने लग जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस, सेकंड है डॉक्यूमेंट अपलोड, थर्ड है प्रिंसिपल लोन अप्रूवल, फोर्थ है आपका बैंक सैंक्शन, फिर SLEC स्क्रीनिंग, CEC स्क्रीनिंग और आखिरी में लोन डिस्बर्समेंट। ये स्टेप्स आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे को जल्दी खत्म करना है तो मैं शॉर्ट में जाता हूँ। इसमें सब्सिडी 2 बार मिलेगी। जैसे 10 लाख की सब्सिडी है तो 10 लाख की सब्सिडी है तो आपको 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद मिल जाता है और 5 लाख रुपए जो आपका पूरा पूरा शेड तैयार हो जाएगा, बकरियां आ जाएंगी, इंश्योरेंस हो जाएगा, आप दिखा देंगे पूरा, उसके बाद सेकंड सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। तो मोटा मोटा जो है टाइम जो पीरियड मान के चलते हैं इन एन एवरेज आपका फर्स्ट सब्सिडी आने में 1 साल लगता है, 6 महीने से लेकर 1 साल, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, मीटिंग्स होती है 3-4 और एवरेज जो है सेकंड सब्सिडी आने में आपको 2 से 3 साल लगेगा। तो ये टाइम पीरियड को भी आपको ध्यान में रखना अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इसका एक खासियत ये है कि इसमें जो आपका जो सब्सिडी है ना बैंक लोन वाले उसमें नहीं जाएगा, आपका जो सेविंग अकाउंट है जो आप देंगे उसमें जाता है, उसमें से प्रोजेक्ट का कुछ पोर्शन आप उसमें खर्च कर सकते हैं। एक खासियत ये है कि इसका कोई डेडलाइन नहीं है। जैसे बहुत सारी स्कीम्स में डेडलाइन रहता है ना, आज अगर खुला है तो 1 महीने के अंदर अप्लाई कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। इसका कोई डेडलाइन नहीं है, मार्च 2026 तक चलेगा ये, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरा, 105 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 105 लाख का सॉरी, जिसमें 50% सब्सिडी आती है 500 + 25 में, मतलब 1 करोड़ के ऊपर अपन प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो 50 लाख रुपए सब्सिडी आपको मिलेगी। आपको जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर छोड़ के टोटल प्रोजेक्ट का तो लगभग आपका जो आता है 1.6 करोड़ के आसपास आता है, 1.62 करोड़ है इसमें। उसी टाइप से 100 + 10 में जाते हैं तो 20 लाख के ऊपर प्रोजेक्ट शो करते हैं तो 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। ये जो दूसरा जो स्कीम है साइलेज बनाने वाली, इसमें 50 लाख रुपए सब्सिडी है। जो पशुओं को जो चारा होता है, जो हरा चारा देते हैं, साथ ही साथ बाकी टाइम में आपको अगर चारा अवेलेबल नहीं होता स्पेशल साइलेज स्कीम होती है जिसमें 1 करोड़ की स्कीम है, 50 लाख इसमें सब्सिडी है। इसके भी 2-3 केसेस है छत्तीसगढ़ में।
इसके अलावा एक और स्कीम है इसी में, वाटर ब्लॉक बनाने की मशीन। आप देख रहे हैं 40 लाख की मशीन आती है। इसमें भी सेम 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट होगा तो 50 लाख मैक्सिमम सब्सिडी इसमें भी आएगी। और इसमें करीब केजी के पीछे देखेंगे तो लगभग 1 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट होता है। जो वाटर ब्लॉक बनाएंगे उसमें 1 किलो के पीछे आपको 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट है। वैसे साइलेज में भी लगभग 1.5 से 2 रुपये केजी का प्रॉफिट है। सर इसकी भी ट्रेनिंग होती है? हाँ, मैं आखिरी में बताऊंगा, क्वेश्चन आपको जो भी होगा उसका। ये जो एक और स्कीम जो है रूरल पोल्ट्री वाली, जिसमें हैचरी यूनिट में 25 लाख सब्सिडी वाली, 25 लाख तक अनुदान। बेसिकली हैचरी जो यूनिट होता है, अंडे से जो चूजे जो निकलते हैं, उसमें मेनली एक बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट लगता है एचआर और सेटर, साथ ही साथ सेट बनाना है 10,000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें सब्सिडी है। तो टिकरी वाली जो स्कीम बताया था 50+5 और 100+10 का 15 लाख और 30 लाख सब्सिडी है। ये कांटेक्ट नंबर है, आप चाहे तो बाद में भी बात कर सकते हैं। मेरे से ऊपर वाला मेरा नंबर है, नीचे वाला एक हमारे सीनियर है तेलंगाना के, वो भी गाइड करते हैं वहाँ पे। 9329 वाला। हाँ, 9328 वाला, ये ऊपर वाला नंबर बोल दीजिए आप। ये 9329583360 मेरा नंबर है। ये आप लोग कभी भी आके ना, मेरे वेटनरी कॉलेज में बैठता हूँ मैं 10 से 5:30, वर्किंग डे में फोन करके आ सकते हैं। वेटनरी कॉलेज कहाँ पर है? अंजोरा यहाँ से तो बहुत पास है। वहाँ पे अभी तो यूनिवर्सिटी भी बन गई है, तो वहाँ मैं पोस्टेड हूँ, तो वहाँ आके आप लोग बिल्कुल मिल सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बाकी स्कीम्स भी मैंने बता दिया है, खादी ग्रामोद्योग की भी स्कीम्स है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की 1-2 स्कीम है, जिसका वाली स्कीम अलग चलती है राज्य सरकार की, जिसमें 2 गाय मिलता है। 2 गाय वाली स्कीम है, 1,40,000 की स्कीम है 2 गाय के लिए, उसमें 65% सब्सिडी है। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में जो डिप्टी डायरेक्टर्स रहते हैं जिले में, DDVS ऑफिस होता है, वहाँ आपको मिलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री कुक्कुट पालन योजना चल रहा है, वो भी डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है, तो आप वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर्स मिलेंगे। उसके हर जिले में टारगेट्स आते हैं, टारगेट्स के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन उसमें ड्रॉबैक वही है कि उसमें जो आपका अनुदान जो है वो 5 साल तक थोड़े अमाउंट में मिलेगा, तो ये उसका ड्रॉबैक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे से आप लोग ने पूछा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सर ने विस्तार से सारी योजनाओं की जानकारी दी है। ये योजनाओं से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा जा सकता है, विस्तार से उन्होंने बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।